नमस्कार छात्रों, आर के विज्ञान पीजी महाविद्यालय कालवाड़ जयपुर की ऑनलाइन क्लासों में आपका स्वागत है। छात्रों, आज हम बीए पार्ट थर्ड ईयर इतिहास विषय के पेपर द्वितीय के बारे में अध्ययन करेंगे। छात्रों, हमारा जो द्वितीय पेपर है उसका नाम है आधुनिक विश्व का इतिहास। छात्रों, आधुनिक विश्व का जो इतिहास पेपर है इसमें आज हमारा टॉपिक है छात्रों फ्रांस की क्रांति। छात्रों, फ्रांस की क्रांति से पूर्व हम पिछले वीडियो में हमने अमेरिका की क्रांति के बारे में अध्ययन किया था छात्रों, और आज हम फ्रांस की क्रांति के बारे में अध्ययन करेंगे। छात्रों, जो फ्रांस की ये क्रांति हुई है ये किसी एक कारण से नहीं हुई है तथा तत्कालीन समय में ऐसा कोई विशेष कारण भी नहीं रहा कि ये क्रांति हो गई। इस क्रांति के लिए छात्रों लंबे समय से जो रणनीति बनती आ रही थी, अर्थात जो यहाँ की फ्रांस की जनता थी लंबे समय से परेशान थी। लुई 14वां जो फ्रांस का शासक था, लुई 15वां, लुई 16वें, इन तीनों शासकों के शासनकाल में फ्रांस में अराजकता का माहौल पैदा हो चुका था। फ्रांस की जो जनता थी उन्हें किसी भी प्रकार की कोई स्वतंत्रता प्राप्त नहीं थी। फ्रांस की जो जनता है, फ्रांस की जनता को किसी प्रकार के कोई राजनीतिक अधिकार प्राप्त नहीं थे, किसी प्रकार के कोई सामाजिक अधिकार प्राप्त नहीं थे। लगातार उन्हें जो धर्म के नाम पे प्रताड़ित किया जा रहा था, सामंतों तथा चर्च द्वारा इन्हें विभिन्न कर लगा के इन्हें परेशान किया जा रहा था। फ्रांस की जो लोग थे, फ्रांस के लोग अत्यधिक परेशान हो चुके थे तथा वो फ्रांस को परेशान करने में जो सामंत वर्ग था, राजा था, इसके अतिरिक्त जो चर्च थे, इन तीनों वर्ग के लोगों ने जो फ्रांस की जो निम्न वर्ग था फ्रांस की जनता थी उसे परेशान किया। छात्रों, इसमें जो है राजा लुई 14वां, लुई 15वां, लुई 16वां जो राजा हैं ये है जो अयोग्य शासक थे तथा अयोग्य शासक होने के कारण इन्होंने जनता की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया, जिससे फ्रांस की अर्थव्यवस्था भी बिगड़ने लगी, जनता परेशान हो चुकी थी। इसके अतिरिक्त जो सामंत वर्ग था जनता पर अत्याचार करते थे, और जो चर्च थे, चर्च के लोग मनमाने धर्म के नाम पर मनमाने कर वसूल करते थे। तो फ्रांस की जनता चारों तरफ से परेशान हो चुकी थी, तो इसलिए फ्रांस की जनता ने क्या किया कि क्रांति की। छात्रों, फ्रांस की जो क्रांति थी, फ्रांस की क्रांति समानता, स्वतंत्रता तथा बंधुत्व के सिद्धांत पर आधारित थी, अर्थात वो स्वतंत्रता प्राप्त करना चाहते थे। सभी फ्रांस की जनता वो समानता प्राप्त करना चाहती थी तथा फ्रांस की जनता आपसी भाईचारा व्याप्त करना चाहती थी, अतः उन्होंने ये क्रांति प्रारंभ की। छात्रों, फ्रांस की जब क्रांति प्रारंभ हुई उस समय जो फ्रांस का शासक था लुई 16वां शासक था। लुई 16वें ने फ्रांस में किसी भी प्रकार से कोई सामाजिक क्षेत्र में, धार्मिक क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में तथा राजनीतिक क्षेत्र में किसी प्रकार से कोई कार्य नहीं किए तथा जो फ्रांस में जो ये निरंकुश शासन व्यवस्था थी, इस निरंकुश शासन व्यवस्था को उखाड़ फेंकने के लिए फ्रांस की जनता ने क्या किया छात्रों? फ्रांस की जनता ने क्रांति प्रारंभ की। छात्रों, फ्रांस में जो क्रांति प्रारंभ हुई ये क्रांति जो प्रारंभ हुई फ्रांस में, इस क्रांति के कई कारण थे, जैसे राजनीतिक कारण। फ्रांस की जो क्रांति हुई, फ्रांस की क्रांति के कारण छात्रों, फ्रांस की क्रांति के कारण छात्रों, फ्रांस की क्रांति के कई कारण थे, जैसे राजनीतिक कारण, आर्थिक कारण, सामाजिक कारण, बौद्धिक कारण, धार्मिक कारण। तो छात्रों, फ्रांस की जो क्रांति प्रारंभ हो रही है, फ्रांस की क्रांति के प्रारंभ होने का कोई एक कारण नहीं था, इसके कई कारण थे, जैसे राजनीतिक कारण, आर्थिक कारण, सामाजिक कारण, बौद्धिक कारण व धार्मिक कारण। अर्थात जो फ्रांस की जनता थी हर क्षेत्र में फ्रांस के
कुलीन वर्ग, फ्रांस के पादरी वर्ग जो धर्माचार्य थे तथा फ्रांस के राजाओं से परेशान हो चुकी थी और उन्होंने क्या की, क्रांति की। फ्रांस की जो जनता थी छात्रों, राजनीतिक किसी प्रकार के कोई राजनीतिक अधिकार उन्हें प्राप्त नहीं थे, अव्यवस्था, प्रशासन में अव्यवस्था थी तथा जो आर्थिक स्थिति फ्रांस की डगमगा चुकी थी। इसके अतिरिक्त जो समाज के अंदर भारी हस्तक्षेप किया जाने लगा था, सामंतों तथा कुलीन वर्ग द्वारा भारी हस्तक्षेप किया जाने लगा था। समाज में कोई समानता इन्हें प्राप्त नहीं थी, किसी प्रकार की कोई भाईचारे बंधुत्व की भावना नहीं थी तथा जो बौद्धिक कारण फ्रांस के अंदर जो ये क्रांति हुई, क्रांति के बौद्धिक कारणों के अंतर्गत जो फ्रांस के विद्वान थे, फ्रांस के विद्वानों ने जो फ्रांस की जनता में अत्याचारी शासन के विरुद्ध लड़ने की भावना जागृत की। धार्मिक कारण, धर्म के नाम पर फ्रांस की जनता को लगातार परेशान किया जा रहा था। तो इन सभी कारणों से क्या हुआ छात्रों, फ्रांस की क्रांति प्रारंभ हुई। फ्रांस की जो क्रांति छात्रों, फ्रांस की क्रांति कब प्रारंभ हुई? 1789 ईस्वी। कब हुई छात्रों? 1789 ईस्वी में फ्रांस की क्रांति प्रारंभ होती। तो छात्रों जो ये कारण है फ्रांस की क्रांति के, इन कारणों का हम विस्तार रूप से हम चर्चा करते हैं। हम जो हमारा पहला कारण है राजनीतिक कारण, फ्रांस की क्रांति के राजनीतिक कारण। राजनीतिक कारण छात्रों, फ्रांस की क्रांति के समय फ्रांस में निरंकुश राजतंत्रात्मक, निरंकुश राजतंत्रात्मक शासन, राजतंत्रात्मक शासन अत्यधिक केंद्रीकृत शासन, केंद्रीकृत शासन, प्रशासनिक अव्यवस्था, प्रशासनिक अव्यवस्था, समानता का अभाव, समानता का अभाव, भेदभाव, कठोर कानून, महंगी न्याय व्यवस्था, बिकाऊ न्याय व्यवस्था, बिकाऊ न्याय व्यवस्था, फ्रांस के शासकों का योग्य होना, सामंतों का अत्याचार, छात्रों जो फ्रांस की जो राजनीतिक स्थिति है, राजनीतिक स्थिति अत्यंत ही डामाडोल है। फ्रांस के जो शासक है, फ्रांस के शासकों ने कभी भी फ्रांस की जनता की, फ्रांस की जो जनता थी, फ्रांस की जनता की भावना को नहीं समझा। जो लुई 14वां शासक था, लुई 14वें से लेके लुई 15वें, लुई 16वें तक जो तीनों शासक हुए थे, यह अयोग्य शासक थे और इन शासकों ने अपनी राजनीतिक स्थिति को सुदृढ़ करने का प्रयास नहीं किया। फ्रांस में निरंकुश राजतंत्रात्मक शासन विद्यमान था। फ्रांस के जो शासक था, फ्रांस का शासक लुई 14वां कहता था मैं ही राज्य हूँ। छात्रों लुई 14वां क्या कहता था? मैं ही राज्य हूँ, मैं ही राज्य हूँ। जो लुई 14वां है छात्रों, ये क्या कह रहा है? मैं ही राज्य हूँ, अर्थात मेरे से ऊपर कोई सत्ता नहीं है। अर्थात इससे ये पता चलता है कि निरंकुश राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था विद्यमान थी। जो भी है वो कौन है छात्रों? ये क्या कहना चाह रहा है कि जो भी है वो मैं ही हूँ, मेरे से ऊपर कोई भी नहीं है। अर्थात जो कानून बनाता है वो कानून का निर्माता भी मैं ही हूँ, कानून को जो समाप्त करने वाला भी मैं ही हूँ और जो
और मेरे से ऊपर कोई भी नहीं है। तो अर्थात छात्रों लुई 14वां अत्यंत निरंकुश शासक था और लुई 14वें ने कहा कि मैं ही राज्य हूँ। जो लुई 15वां था, लुई 14वें के बाद में लुई 15वां ये लुई 15वां शासक बना। ये क्या कहता है छात्रों, ये कहता है मेरे मरने के बाद प्रलय होगी। ये इसका शब्द है, मेरे मरने के बाद प्रलय होगी। तो ये लुई 15वां जो शासक है छात्रों, ये क्या कह रहा है, मेरे मरने के बाद प्रलय होगी। और ये लुई 16वां जो शासक है छात्रों, कौन, लुई 16वां अत्यंत ही निरंकुश तथा अत्याचारी शासक है। यह कहता है कि यह चीज कानूनी है, कारण मैं ऐसा चाहता हूं। छात्रों फ्रांस के जो शासक थे, फ्रांस के शासक अयोग्य थे। वर्साई के महल, कौन से महल छात्रों, वर्साई के महल फ्रांस के अंदर स्थित है। वर्साई की शानदार महल है, वर्साई के महल। फ्रांस की राजधानी पेरिस से थोड़ी दूरी पर वर्साई के शानदार महल स्थित है। इसमें शानो शौकत भरी जिंदगी जीते थे फ्रांस के शासक, तथा उन्हें जनता की सुख दुख से, जनता की सुविधाओं से कोई लेना देना नहीं था इनको। फ्रांस के जो शासक थे छात्रों, फ्रांस के शासक अत्याचारी थे। ये बुर्बो वंश, इसमें बुर्बो वंश के शासक है लुई 14वें ने कहा कि मैं ही राज्य हूँ, अर्थात जो है परम सत्ता में ही हूँ, मेरे से ऊपर कोई भी नहीं है। और जो लुई 15वां था, लुई 15वें ने कहा छात्रों कि मेरे मरने के बाद प्रलय होगी, अर्थात इसे कोई लेना देना नहीं है शासन प्रशासन में, जनता के सुख दुख उनकी उसकी सुविधाओं से कोई भी इसको कोई सरोकार नहीं है। इसने कहा कि मेरे मरने के बाद प्रलय होगी। और लुई 15वें के बाद में जब लुई 16वां शासक बनता है छात्रों, कौन बनता है, लुई 16वां। इसी के समय फ्रांस की क्रांति प्रारंभ होती है। लुई 16वां कहता है कि यह चीज कानूनी है। ये क्या कह रहा है, यह चीज कानूनी है, कारण मैं ऐसा चाहता हूं, अर्थात उसने जो नियम बना दिए वो नियम सर्वमान्य है। क्योंकि ये लुई जो 16वां है यही चाहता है, और यही जो कानून बना रहा है, इसने कह दिया कि मैं जो कानून बना रहा हूं उसे मानना पड़ेगा। क्योंकि यह चीज कानूनी है, और कारण मैं ऐसा चाहता हूं कि मैं ऐसा चाह रहा हूं कि ये चीज कानूनी है और ये नियम है और ये नियम लागू हो चुके हैं और इनको आपको मानना पड़ेगा। ये कौन कह रहा है, ये लुई 16वां कह रहा है। लुई 16वां अत्यंत ही विलासी व्यक्ति है और आमोद प्रमोद में व्यस्त रहता है, रंगरलियां मनाता है, वर्साई के शानदार महलों में ऐशो आराम करता है। और लुई जो 16वां है, इसकी जो पत्नी है, इसकी पत्नी भी अत्याचारी पत्नी है। इसकी पत्नी लुई 16वें की जो पत्नी है छात्रों, उस पत्नी का नाम है आंतवानेट। ये ऑस्ट्रिया की राजकुमारी है। कहाँ की, ऑस्ट्रिया देश है छात्रों, ऑस्ट्रिया की ये राजकुमारी है। और लुई 16वें का अंतवानेट से विवाह हो जाता है। विवाह होने के बाद में अंतवानेट के प्रभाव में लुई 16वां आ जाता है। अंतवानेट अत्यंत ही घमंडी प्रवृत्ति की महिला है यह, इसे भी प्रजा के सुख दुख से कोई लेना देना नहीं है। और अंतवानेट से फ्रांस की प्रजा घृणा करती है तथा इसे मैडम वीटो फ्रांस की जो जनता है छात्रों, वो अंतवानेट जो लुई 16वें की पत्नी है उसे कहती है मैडम वीटो के नाम से, तथा ऑस्ट्रियन औरत इसे ऑस्ट्रियन औरत के नाम से या ऑस्ट्रियन महिला के नाम से इसे पुकारती है। और फ्रांस की जनता इससे घृणा करती है। क्योंकि ये भी जो लुई 16वें के समान ये भी विलासिता पूर्ण जीवन जीने वाली महिला है और राज प्रशासन में इसका भी कोई योगदान नहीं रहा। इसके अतिरिक्त छात्रों, जब फ्रांस में अर्थव्यवस्था डगमगा गई थी, भूखमरी व्याप्त हो गई थी, बेकारी व्याप्त हो गई थी, रोजगार नहीं मिल रहे थे, उस समय फ्रांस की जनता
रोटी के लिए तड़प रही थी। अर्थात फ्रांस की जनता ने जब रोटी मांगी तब इस अंतुवानेट ने क्या कहा कि यह फ्रांस की जनता रोटी क्यों मांगती है, केक क्यों नहीं खाती है। इसने क्या कहा छात्रों कि ये फ्रांस की जनता रोटी क्यों मांगती है, अर्थात रोटी क्यों मांगती, ये क्यों क्यों केक क्यों नहीं खाती है। तो मतलब ऐसे तो इसके नारे, ऐसे तो इसके डायलॉग थे इसके, तो इससे फ्रांस की जनता क्या है, भड़क गई। इसके अतिरिक्त फ्रांस के अंदर जो अत्यधिक केंद्रीकृत शासक था, अत्यंत ही केंद्रीकृत शासक है, कठोर न्याय व्यवस्था है तथा बिकाऊ न्याय व्यवस्था है। अर्थात जो न्याय है, न्याय बिकने लग गया है, पैसे के नाम पर न्याय खरीदा जाता था, पैसे के जिसके पास में सर्वाधिक पैसा होता था वो न्याय में विजय हो जाता था। अर्थात जो फ्रांस की कोर्टें थी, कोर्ट भी बिकी हुई थी उस समय। फ्रांस के शासक अयोग्य थे। मैंने आपको बताया लुई 14वां जो कहता है कि लुई 14वां कहता है कि मैं ही राज्य हूँ। लुई 15वां कहता है कि मेरे मरने के बाद प्रलय होगी। लुई 16वां कहता है कि यह चीज कानून है क्योंकि मैं यह चीज कानून है कारण मैं ऐसा चाहता हूँ। ये कौन कहता है? लुई 16वां कह रहा है यह चीज कानून है कारण मैं ऐसा चाहता हूँ। तो ऐसे तो यहाँ पर अयोग्य शासक हुए, शासकों की अयोग्यता के कारण जो पब्लिक भड़क गई वहां की, और उन्होंने 1789 ईस्वी में फ्रांस में क्रांति प्रारंभ कर दी। छात्रों, फ्रांस में किसी प्रकार के कोई राजनीतिक अधिकार प्राप्त नहीं थे। फ्रांस में समानता का अधिकार प्राप्त नहीं था। सामंत वर्ग था, सामंत वर्ग लगातार अत्याचार कर रहा था, मनमाने टैक्स वसूल रहा था तथा पब्लिक परेशान हो चुकी थी। अकाल तथा महामारी के समय में भी करों को माफ नहीं किया जाता था। इसके अतिरिक्त जो सामंत थे, सामंतों द्वारा लगातार जो प्रजा को प्रताड़ित किया जा रहा था, और जो शासक वर्ग थे, शासक भी लुई 14वां, 15वां और 16वां इस समय जो क्रांति की पृष्ठभूमि बनी, तो इन शासकों ने भी सामंतों के अत्याचार को रोका नहीं, और सामंतों के अत्याचार में इन्होंने भी सहयोग दिया। तो इस प्रकार से छात्रों, जो ये निरंकुश राजतंत्रात्मक शासन था फ्रांस में, तथा अयोग्य शासक थे फ्रांस के, और फ्रांस के शासकों द्वारा जनता की सुख दुख तथा भलाई का कोई कार्य नहीं किया गया। सामंतों के लगातार अत्याचार तथा महंगी न्याय व्यवस्था, कठोर कानून, और छात्रों कानून भी कठोर किसके लिए थे? केवल निम्न वर्ग था, किसान, मजदूर तथा मध्यम वर्ग के जो लोग थे, इन्हीं पर कानून थोपे जाते थे। पादरी वर्ग तथा सामंत वर्ग के लोग इस प्रकार के कानूनों से क्या थे? मुक्त थे। तो इस प्रकार छात्रों, जो ये राजनीतिक कारण थे, इस राजनीतिक कारण के कारण क्या हुआ? फ्रांस की क्रांति प्रारंभ हो गई, और 1789 में ये क्रांति छात्रों प्रारंभ हुई। तो इस प्रकार से जो फ्रांस की क्रांति का एक कारण था राजनीतिक कारण, इसके अलावा जो दूसरा इसका कारण है वो कारण है छात्रों सामाजिक कारण। फ्रांस की क्रांति का जो दूसरा कारण है छात्रों, वो कौन सा है? सामाजिक कारण। छात्रों, जो फ्रांस की क्रांति प्रारंभ हो रही है, इसमें सामाजिक कारण का महत्वपूर्ण स्थान है। सामाजिक कारण छात्रों, सामाजिक कारण क्या था? इसमें समाज में भारी असमानता व्याप्त थी। समाज में भारी असमानता समाज में भारी असमानता व्याप्त। निम्न वर्ग पर अत्याचार, निम्न वर्ग पर अत्याचार, समाज का पादरी, कुलीन, मध्यम, निम्न वर्ग में बटा होना, निम्न वर्ग में मध्यम वर्ग से 85% कर वसूलना, 85% कर वसूलना, चर्च का भोग विलास का अड्डा होना, चर्च का
भोग विलास का केंद्र होना फ्रांस की संपत्ति का 5वां भाग चर्च के पास होना, फ्रांस की संपत्ति का 5वां भाग, फ्रांस की संपत्ति का 5वां भाग चर्च के पास होना, चर्च के पास होना। छात्रों, वर्साई के महलों में, वर्साई के महलों में भारी खर्च। छात्रों, जो फ्रांस की जो क्रांति है इसका जो दूसरा कारण है सामाजिक कारण, इसके अंतर्गत छात्रों कि समाज में जो 3 प्रकार के स्टेट व्याप्त थे, 3 स्टेट। प्रथम स्टेट मतलब वर्ग एक तरीके से। प्रथम स्टेट में कौन था? पादरी। द्वितीय स्टेट इसमें थे कुलीन जो सामंत लोग थे, सामंत कैटेगरी के सामंत। तृतीय स्टेट छात्रों, तृतीय स्टेट में जो थे निम्न वर्ग, जिसमें मध्यम वर्ग भी आ गया, मध्यम वर्ग, निम्न वर्ग, इसमें छात्रों मध्यम वर्ग भी आ गया 3 स्टेट में। तो छात्रों, फ्रांस की क्रांति के समय जो 3 स्टेट थे, प्रथम स्टेट, द्वितीय स्टेट, तृतीय स्टेट। प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्टेट्स में से प्रथम व द्वितीय स्टेट अर्थात पादरी वर्ग और कुलीन वर्ग थे, इनसे कर नहीं वसूला जाता था, ये किसी प्रकार का कोई टैक्स नहीं देते थे। जबकि ये तृतीय स्टेट है, निम्न वर्ग के लोग हैं, इसमें मध्यम वर्ग के लोग भी सम्मिलित हैं। मध्यम वर्ग की स्थिति भी थोड़ी ठीक थी, परंतु निम्न वर्ग जो मजदूर थे, किसान थे, इनकी स्थिति अत्यंत ही खराब थी। और ये तृतीय स्टेट के लोग थे, लगभग जो 85% कर इन्हीं से वसूला जाता था। कितना वसूला जाता था छात्रों? 85% कर था। 85% कर किनसे वसूला जाता था? 85% कर निम्न वर्ग के लोगों से ही, अर्थात थर्ड स्टेट जीत थी, तृतीय स्टेट यही 85% कर देती थी। इसके अतिरिक्त छात्रों, समाज में भारी असमानता व्याप्त थी। पादरी वर्ग तथा जो कुलीन वर्ग में सामंत लोग थे ये, इसके अतिरिक्त जो मध्यम वर्ग के लोग थे तथा जो निम्न वर्ग के लोग थे तथा जो पादरी तथा सामंत लोग थे, ये मध्यम वर्ग तथा निम्न वर्ग के लोगों पर लगातार अत्याचार कर रहे थे। धर्म के नाम पे उन्हें प्रताड़ित कर रहे थे तथा करों के नाम पे उन्हें प्रताड़ित कर रहे थे, मनमानी उन पर टैक्स लगा रहे थे। इससे क्या हुआ कि समाज में अराजकता व्याप्त हो गई। निम्न वर्ग पर जबरदस्त अत्याचार हो रहे थे। किसानों तथा मजदूरों पर भारी अत्याचार किया जाता था तथा किसानों तथा मजदूरों से कर वसूले जाते थे। इसके अतिरिक्त छात्रों, जो 85% जो कर था वो इस निम्न वर्ग के लोगों को देना पड़ता था। चर्च भोग विलास के केंद्र बनते जा रहे थे। निम्न वर्ग से जो कर वसूला जाता था उन कर पर ये चर्च के जो धर्माधिकारी थे ये उन पैसों से भोग विलास करते थे, रंगरलियां मनाते थे, विलासितापूर्ण जीवन यापन करते थे। तो छात्रों, ये जो धर्म की व्याख्या करना भूल गया था चर्च, और भोग विलास में ये लिप्त हो चुका था। तो ये समाज के अंदर क्या थी छात्रों? समाज के अंदर जो अराजकता व्याप्त थी। और दूसरी तरफ जो राजा था लुई 16वां, क्रांति के समय राजा कौन है छात्रों? लुई 16वां। तो लुई 16वां क्या कर रहा है? फ्रांस के महलों में जो भारी खर्च कर रहा है, विलासितापूर्ण जीवन जी रहा है। तथा लुई 16वें की जो पत्नी है आंतवानेत भी क्या कर रही है? भारी खर्चा कर रही है। और प्रजा जो अर्थव्यवस्था से जूझ रही है, प्रजा जो भूखे मर रही है, बेकारी व्याप्त हो गई प्रजा में, समाज में जो असंतोष व्याप्त है उससे कोई लेना देना नहीं उससे।
फ्रांस की संपत्ति का 5वां भाग, लगभग 5वां भाग फ्रांस की संपत्ति का वो किसके पास में था छात्रों? वो चर्च के पास में था। और चर्च जनता पर मनमाने कर लगाकर और धन वसूला करता था। तो इसलिए छात्रों फ्रांस की जो क्रांति है, फ्रांस की क्रांति जो वो प्रारंभ हुई। और जो फ्रांस का जो समाज था, फ्रांस का समाज पादरी वर्ग, सामंत वर्ग, मध्यम वर्ग तथा निम्न वर्ग में बटा हुआ था। पादरी वर्ग, सामंत वर्ग किसी प्रकार के कोई टैक्स नहीं देते थे तथा पादरी वर्ग तथा सामंत वर्गों द्वारा लगातार निम्न तथा मध्यम वर्ग के जो लोग थे उन पर अत्याचार किए जा रहे थे। तो छात्रों इसी अत्याचारपूर्ण शासक और समाज में व्याप्त जो अराजकता थी, जिसके कारण क्या हुआ छात्रों? फ्रांस की क्रांति 1789 ईस्वी में प्रारंभ हुई। छात्रों जो अगला कारण है क्रांति का वो इस प्रकार से छात्रों, आर्थिक कारण। अगला कारण कौन सा छात्रों? आर्थिक कारण। आर्थिक कारण छात्रों फ्रांस की क्रांति का जो अगला कारण है छात्रों वो है आर्थिक कारण। छात्रों लुई 14वें के समय जो लगातार युद्ध लड़े गए और उन युद्धों में फ्रांस की पराजय हुई। फ्रांस को कोई लाभ भी नहीं पहुंचा और फ्रांस की सैन्य शक्ति कमजोर हो चुकी थी तथा फ्रांस को काफी धन खर्च करना पड़ा, जिससे फ्रांस की अर्थव्यवस्था गड़बड़ा चुकी थी। फ्रांस में भुखमरी व्याप्त थी, फ्रांस में बेरोजगारी व्याप्त थी। फ्रांस की जो निम्न वर्ग था, निम्न वर्ग को किसी प्रकार का कोई रोजगार नहीं मिल रहा था और रोजगार तो मिल नहीं रहा उन्हें, और अपितु सामंतों तथा पादरियों द्वारा उनसे धन वसूला जा रहा है। छात्रों इसलिए क्या हुआ कि फ्रांस की जो आर्थिक स्थिति अत्यंत डगमगा चुकी थी। फ्रांस में अत्यधिक कर के कारण जो प्रजा दुखी थी। फ्रांस का जो आर्थिक स्थिति है छात्रों, तो आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए फ्रांस के शासकों ने जनता पर अत्यधिक कर लगाया। जनता पर अत्यधिक कर लगाना प्रारंभ किया। फ्रांस के शासकों ने ये कार्य नहीं किया कि रोजगार किस प्रकार से उपलब्ध करवाया जाए तथा जो भुखमरी व्याप्त है उसे किस प्रकार दूर किया जाए, अपितु उसने तो फ्रांस के शासकों ने क्या किया? फ्रांस के जो निम्न वर्ग था उस पर कर लगा दिए। छात्रों जो पहले मैं आपको बता चुका हूं कि 85% जो फ्रांस कर थे फ्रांस का जो निम्न वर्ग दे रहा है, फ्रांस का निम्न वर्ग दे रहा है, परंतु शासकों ने फिर भी फ्रांस के जो निम्न वर्ग पर अत्याचार ढाने शुरू किए और उनसे अत्यधिक कर वसूलना प्रारंभ किए। तो छात्रों जो आर्थिक कारण के अंतर्गत जो इसमें है आर्थिक स्थिति खराब होना, अर्थात फ्रांस की आर्थिक स्थिति खराब होना, आर्थिक स्थिति खराब होना, भुखमरी व बेरोजगारी व्याप्त, भुखमरी व बेरोजगारी व्याप्त, मनमानी कर लगाना, लुई 16वें का विलासितापूर्ण जीवन, लुई 16वें का विलासितापूर्ण जीवन यापन करना, नमक कर, संपत्ति कर, भूमि कर, चुंगी कर, आय कर, सामंत कर, चर्च कर, राज कर, कोरवी, टाइट, टेले कर। छात्रों फ्रांस में लुई 16वें के समय अर्थव्यवस्था डगमगा चुकी थी। लुई 16वां था, विलासितापूर्ण जीवन यापन कर रहा था
तथा फ्रांस के आलीशान, फ्रांस के राजधानी पेरिस से थोड़ी दूरी पर बने वर्साई नामक स्थान पर जो ये महल थे, वर्साई के महल जो विश्व के सबसे बड़े महलों में से एक है, यहाँ पर ये विलासितापूर्ण जीवन यापन कर रहा है लुई 16वां तथा इसकी पत्नी आंतवानेत जो विलासितापूर्ण जीवन यापन कर रहे हैं, परंतु इन्हें जनता के सुख दुख से तथा फ्रांस की अर्थव्यवस्था से कोई लेना देना नहीं है। फ्रांस की अर्थव्यवस्था अत्यंत ही कमजोर हो चुकी थी तथा फ्रांस में छात्रों आर्थिक स्थिति खराब हो चुकी थी। फ्रांस में भूखमरी व्याप्त हो चुकी थी, बेरोजगारी व्याप्त हो चुकी थी। छात्रों, ये जो लुई 16वें की जो पत्नी है आंतवानेत, ये क्या कहती है, जब फ्रांस की पब्लिक भूखे मर रही थी, उन्होंने रोटी अर्थात जो ब्रेड होती है, रोटी की मांग की इन्होंने, तब ये कहती है कि ये रोटी क्यों खाती है, ये केक क्यों नहीं खाती है। इस प्रकार की इसने बात कही, जिससे फ्रांस की पब्लिक क्रोधित हो गई कि हम तो भूखे मर रहे हैं और ये केक खाने की बात कर रही है, तथा फ्रांस की जनता पर मनमाने कर लगा दिए गए। छात्रों, जो फ्रांस के शासक थे, फ्रांस के शासकों ने, फ्रांस के सामंतों ने, फ्रांस की जो चर्च थे, इन्होंने क्या है कि मनमाने तरीके से कर लगा दिए। फ्रांस में राजा कर वसूल रहा है, फ्रांस में जो सामंत है वो भी कर वसूल रहे हैं, फ्रांस में जो चर्च है, चर्च भी मनमाने तरीके से धर्म के नाम पर पब्लिक से क्या कर रहे हैं, कर वसूल रहे हैं। तो फ्रांस की पब्लिक परेशान हो चुकी है, कोई आमदनी नहीं हो रही है फ्रांस की जनता के पास में, और खर्चा बढ़ रहा है लगातार। और इसके अंतर्गत जो 85% जो कर है वो निम्न वर्ग के लोग तथा मध्यम वर्ग के लोग दे रहे हैं, जिससे कि परेशान हो चुके हैं। और छात्रों, नमक कर, संपत्ति कर, भूमि कर, चुंगी कर, आय कर, सामंत कर, चर्च कर, राज कर, इस प्रकार के कर वसूले जाते थे। कौन से वसूले जाते थे छात्रों? नमक कर वसूला जाता था, संपत्ति पर भी कर लगाया जाता था, भूमि पर भी कर लगाया जाता था, चुंगी पर भी कर लगाया जाता था, आय कर भी वसूलते थे छात्रों। सामंत अपने हिसाब से भी कर वसूलते थे। चर्च जो धर्म के नाम पर कर वसूलते थे। राजकर, राज्य के खर्च के लिए भी कर वसूला जाता था। इसके अतिरिक्त छात्रों, कोरवी जो ये था, कोरवी नामक कर, ये भी एक प्रकार से कर था छात्रों, जिसके अंदर कोरवी का मतलब है बेकार, फ्री में काम करवाना, मुफ्त में काम करवाना। कोरवी ये भी एक प्रकार से टैक्स ही था छात्रों। कोरवी कर, इसमें क्या था? इसका था कि निम्न वर्ग के लोगों से फ्री में काम करवाना, लोगों से फ्री में काम करवाना। जो निम्न वर्ग के लोग थे छात्रों, निम्न वर्ग के लोगों से छात्रों जो ये फ्री में काम करवाते थे। इसके अतिरिक्त छात्रों, जो टेले नामक एक कर वसूला जाता था। टेले नामक जो कर था छात्रों, ये कौन सा था? भूमि कर। फ्रांस में भूमि कर को टेले नामक कर कहा जाता था। तो भूमि कर वसूला जाता था टेले। इसके अतिरिक्त छात्रों, फ्रांस में टाइट नामक कर वसूला जाता था। टाइट धार्मिक कर। छात्रों, टाइट नाम का जो कर था, ये कर स्वेच्छा से दिया जाने वाला था, अपनी इच्छा से धर्म के नाम पर लोग देते थे। परंतु जो चर्च तथा पोप तथा पादरी थे, इन्होंने क्या किया कि टाइट नामक कर को अनिवार्य कर दिया और अब जबरन भी वसूला जाने लगा। टाइट नामक कर देना अनिवार्य हो गया। तो छात्रों, इस प्रकार की आर्थिक अव्यवस्था के कारण फ्रांस की क्रांति प्रारंभ हो गई। तो छात्रों, इसमें क्या था कि मनमाने कर वसूल रहे थे, जैसे नमक कर वसूल रहे थे, राज कर वसूल रहे थे, चुंगी कर, आय कर, सामंत कर, चर्च कर तथा टाइट नाम का जो धार्मिक कर अनिवार्य नहीं था, उसे भी अनिवार्य बना दिया इन्होंने। तथा जो टेले नाम का भूमि कर वसूल रहे हैं, और भी मजदूरों से फ्री में काम करवाने का कार्य किया जा रहा है। कहाँ, किसके अंतर्गत? कोरवी नामक कर के अंतर्गत। कोरवी नामक जो मजदूर वर्ग के लोग हैं अर्थात निम्न वर्ग के लोग हैं, उन्हें सामंत, चर्च तथा राजा अपने यहाँ बुलाते थे, उनको फ्री में काम करवाते थे और उस काम के बदले किसी भी प्रकार का उनको मेहनताना नहीं दिया जाता था। तो छात्रों, इस प्रकार से जो कर वसूले जाते थे। फ्रांस में बेरोजगारी व्याप्त हो चुकी थी, आर्थिक स्थिति खराब हो चुकी थी और मनमाने करों से पब्लिक परेशान हो चुकी थी। इसीलिए 1789 ईस्वी में फ्रांस की क्रांति प्रारंभ हुई। तो छात्रों, जो फ्रांसीसी क्रांति का जो कारण था तीसरा, वो था आर्थिक कारण। इसके आगे छात्रों एक अन्य कारण है छात्रों, वो है बौद्धिक कारण। कौन सा कारण छात्रों? बौद्धिक कारण।
बौद्धिक कारण, बौद्धिक कारण। छात्रों, फ्रांस की क्रांति जब हुई उस समय फ्रांस में किसी प्रकार की कोई स्वतंत्रता नहीं थी, किसी प्रकार की कोई समानता नहीं थी, किसी भी प्रकार के कोई अधिकार प्राप्त नहीं थे। ऐसे समय में जो फ्रांस के जो विद्वान हुए, इन विद्वानों ने क्या किया, इन विद्वानों ने जो लोगों में समानता की भावना जागृत की, स्वतंत्रता की भावना जागृत की, अपने अधिकारों के लिए लड़ने की भावना जागृत की तथा अपने भाषणों द्वारा, अपने लेखों द्वारा, अपनी पुस्तकों द्वारा, अपनी कहानियों के माध्यम से लोगों को जागृत किया कि ये अत्याचारी पूर्ण जो शासन है, इस अत्याचारी पूर्ण शासन को उखाड़ फेंको और इसको उखाड़ने के लिए आपको एक क्रांति करनी पड़ेगी। 1789 ईस्वी में जो ये क्रांति प्रारंभ हुई छात्रों, इस क्रांति में जो फ्रांस के विद्वान थे, इन विद्वानों का अत्यंत ही महत्वपूर्ण स्थान रहा है। 18वीं शताब्दी के अंतर्गत छात्रों जो फ्रांस में अनेक दार्शनिक तथा लेखक हुए हैं, जिनमें छात्रों प्रमुख लेखक टेलिन क्यूई, टेलिन क्यूई नाम का जो विद्वान था छात्रों, इसने अपनी एक कहानी लिखी और अपनी कहानी में इसने लुई 14वें के शासनकाल में, लुई 14वां फ्रांस का शासक के छात्रों, लुई 14वें के शासनकाल में हुए अपव्यय, शासनकाल में हुए अपव्यय मतलब खर्च, अपव्यय के बारे में बताया। छात्रों जो टेलिन क्यूई नाम के विद्वान है, टेलिन क्यूई नाम के विद्वान क्या बताते हैं कि लुई 14वां के शासनकाल में भारी अपव्यय हुआ और उस अपव्यय के कारण फ्रांस की जो आर्थिक स्थिति है, आर्थिक स्थिति खराब हो चुकी। लुई 14वें द्वारा जो लगातार युद्ध लड़े गए थे तथा विलासितापूर्ण जो जीवन यापन किया गया था, उसका उल्लेख भी अपनी कहानी में करते हैं। तो इन्होंने जो ये कहानी लिखी, इन्होंने उस कहानी में क्या किया, उन्होंने लुई 14वां के शासनकाल में जो अपव्यय हुआ उसकी जानकारी लोगों को दी। छात्रों इसके अतिरिक्त जो वाल्तेयर नाम के विद्वान थे, कौन से छात्रों, वाल्तेयर नाम के विद्वान ने लुई 14वें का इतिहास नामक ग्रंथ लिखा और चर्च को बदनाम चीज बताया। वाल्तेयर ने क्या किया छात्रों, लुई 14वें का इतिहास, इनके ग्रंथ का नाम है, ग्रंथ कौन सा छात्रों, ग्रंथ इनका लुई 14वें का इतिहास, जो फ्रांस का शासक है उसका इतिहास लिखा। और इन्होंने क्या किया, चर्च पर भारी प्रहार किया, भयंकर प्रहार किया इन्होंने, और चर्च की विलासितापूर्ण अड्डे हो जाना, चर्च द्वारा धर्म की व्याख्या नहीं करना, चर्च द्वारा मनमाने तरीके से जनता से धन वसूलना तथा चर्च को इन्होंने क्या कहा, यह बदनाम चीज है, यह बदनाम चीज है। इसके लिए कहा, चर्च के लिए, चर्च किसके लिए कह रहे हैं छात्रों, चर्च के लिए इन्होंने क्या कहा, यह बदनाम चीज है। तो इस प्रकार से छात्रों वाल्तेयर जो नामक विद्वान थे, वाल्तेयर नामक जो विद्वान ने राजतंत्रात्मक शासन पर प्रहार किया। फ्रांस में कौन सा शासन था छात्रों, राजतंत्रात्मक शासन, जो निरंकुश राजतंत्रात्मक शासन विद्यमान था फ्रांस में, उस निरंकुश राजतंत्रात्मक शासन पर वाल्तेयर ने प्रहार किया। चर्च के बारे में इन्होंने कहा यह बदनाम चीज है तथा चर्च के भ्रष्टाचार तथा चर्च के जो पोप तथा धर्माधिकारी थे ये मनमाने कर वसूल रहे थे तथा मनमाने तरीके से अपने धन लेके अपने अधिकारियों को नियुक्त करवा रहे थे तथा टाइट नाम का जो कर वसूल रहे थे मनमाना। तो इस प्रकार के जो कर थे छात्रों उस पर इन्होंने प्रहार किया तथा वाल्तेयर ने जो राजतंत्रात्मक शासन पर प्रहार किया और इन्होंने एक ग्रंथ लिखा लुई 14वें का इतिहास। इसमें लुई 14वें द्वारा किए गए जो लड़े गए युद्धों की जानकारी दी तथा उसके समय के अंदर जिस प्रकार से फ्रांस की राजनीतिक स्थिति, सामाजिक स्थिति, धार्मिक स्थिति, आर्थिक स्थिति डगमगाई, उसके बारे में इन्होंने क्या है इस ग्रंथ में जानकारी प्रदान की। तो छात्रों इसी प्रकार जो मॉन्टेस्क्यू नामक विद्वान है, मॉन्टेस्क्यू नामक जो विद्वान है छात्रों, मॉन्टेस्क्यू नामक विद्वान ने
कानून की आत्मा 1748 ईस्वी में, 1748 ईस्वी में कानून की आत्मा, इनके ग्रंथ का नाम क्या छात्रों? कानून की आत्मा। कानून की आत्मा नामक ग्रंथ लिखा। किसने लिखा छात्रों? मॉन्टेस्क्यू नामक विद्वान द्वारा। ये कई बार मिड में पूछा जाता छात्रों आपके, मॉन्टेस्क्यू विद्वान ने 1748 में कानून की आत्मा नामक ग्रंथ लिखा। इस ग्रंथ में समाज में व्याप्त अराजकता, समाज में व्याप्त अशांति तथा फ्रांस के जो लचर कानून व्यवस्था का उल्लेख किया तथा फ्रांस में जो राजनीतिक बुराइयां थी, सामाजिक बुराइयां थी, धार्मिक बुराइयां थी, उनसे जो जनता थी, जनता को अवगत कराया। छात्रों इन्होंने क्या किया? 1748 ईस्वी में कानून की आत्मा नामक ग्रंथ लिखा। और इस ग्रंथ में छात्रों 1748 ईस्वी में ये ग्रंथ लिखा। इसमें इन्होंने राजनीतिक बुराइयों, सामाजिक बुराइयों, धार्मिक बुराइयों के बारे में जनता को बताया। इसके अतिरिक्त छात्रों जो मॉन्टेस्क्यू थे, मॉन्टेस्क्यू ने जो फ्रांस की लचर कानून व्यवस्था पर प्रहार किया और जनता में अपने अधिकारों के प्रति लड़ने की भावना जागृत की।